आइए बच्चों शुरू करते हैं एक नया चैप्टर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बच्चों, किसी भी चैप्टर को पूरी तरह समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी ज़रूरी है और उसके सभी क्वेश्चनों को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चनों को पढ़ना आवश्यक है। तो आइए कुछ बेसिक जानकारी पहले ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सूर्य प्रकाश के बारे में बात करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली प्रकाश किरणों में 7 प्रकार की किरणें पाई जाती है, जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये किरणें तो सबसे अधिक आवृत्ति वाला किरणें गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो तरंग, ये 7 प्रकार की तरंगें पाई जाती है। हिंदी में क्रमशः इसको गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग के नाम से जानते हैं। और जहाँ तक इसकी परास रेंज का बात है तो सबसे अधिक गामा रे का आवृत्ति होता है 10⁻22 हर्ट्ज की, और सबसे कम रेडियो तरंग की होती है 10⁻4 हर्ट्ज होती है। इसको बाद में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर में पूरी तरह से सभी के गुणों के बारे में पढ़ सकेंगे। अभी हमें इसमें दृश्य प्रकाश के बारे में पढ़नी है। दृश्य प्रकाश का जो परास है, रेंज है, यदि तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बात करें तो लगभग 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होती है। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम तरंग दूरी का अर्थात तरंग दैर्ध्य का काफ़ी सूक्ष्म मात्रक होता है। एक मात्रक और होता है जिसे नैनोमीटर कहा जाता है। नैनो मीन्स 10⁻⁹ मीटर होता है, जिसका आगे न्यूमेरिकल में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा है कि सूर्य से आने वाली जो ये 3 किरणें होती है, ऊपर वाली गामा रे, एक्स रे और अल्ट्रा वायलेट रे, ये काफ़ी खतरनाक होती है। परंतु प्रकृति ने वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन परत बनाया है जो इन किरणों को अंतरिक्ष में ही ज़्यादातर परावर्तित कर देती है। और दृश्य प्रकाश के बाद वाली जो सॉफ्ट किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच पाती है। तो आइए अब आगे देखते हैं ये किरणें किस प्रकार से पृथ्वी तक आती है और किस प्रकार से माध्यम में ये गमन करती है। तो माध्यम में जो गमन करती है तो तरंग के इतिहास के बारे में, अर्थात प्रकाश तरंग के इतिहास के बारे में क्लासरूम में पहले ही आपको बताया गया था। और जो प्रकाश का जो डेवलपमेंट हुआ था, प्रकाश के जानने के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना तथ्य दिया था। उसमें प्रकाश का डुअल नेचर भी है, अर्थात प्रकाश जो है फोटोन कण के रूप में भी व्यवहार करता है और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो प्रकाश के खोज के संदर्भ में सबसे पहले जो तरंग के बारे में बताया गया था वो क्रिश्चियन हाइगन के द्वारा बताया गया था। उन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान लिया था, लेकिन बाद में जो है कुछ प्रयोगों द्वारा ये साबित हुआ कि प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंगें हैं। और बाद में फिर मैक्सवेल ने ये खोज की कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अर्थात जो प्रकाश जो है त्रिविमीय रूप में आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर यदि प्रकाश का त्रिविमीय रूप देखें तो ये देखिए 3 डायमेंशन हम बना रहे हैं। इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये आपका मूल बिंदु हो गया। तो यहाँ से तरंगें इस प्रकार से हम पहले लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो एक तरंगें और ये दूसरी तरंगें, 2 प्रकार की तरंगें जो है इसमें आपस में मर्ज होकर चलती है। ऊपर वाली तरंग जो आप देख रहे हैं, ये उदग्र वाली तरंग जो है, इसको ये आपको विद्युत क्षेत्र की तरंग है, जिसे ई द्वारा सूचित करेंगे इस क्षेत्र को। और इसके ठीक लंबवत तल में चुंबकीय क्षेत्र की तरंगें होती है, जिसे बी द्वारा सूचित किया जाता है। और तरंग एक्स दिशा में यदि संचरित हो रही हो तो तरंग के वेग को सी द्वारा इस दिशा में संचरित होता हुआ दिखा सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर ऐसा है कि ये सभी जो है सदिश हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और ये आपको तरंग का वेग जो है, ये तीनों में संबंध होता है, जिसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि तरंगें होती क्या है। तो तरंग एक ऊर्जा है जो माध्यम में विक्षोभ से उत्पन्न होती है और विक्षोभ के स्थान से लगातार माध्यम में चारों ओर संचारित होती रहती है। तो तरंग का तो ये परिभाषा है। आगे आपने 11 में पढ़ा होगा कि तरंगें अनेकों प्रकार की होती है, जिसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ऐसे बाद में साबित किया गया कि तरंग के रूप में प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो हम लोग यदि ऑब्जेक्टिव आता है परीक्षा में तो लिखते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो आइए इसको सिंपल में यदि तरंग के बारे में सोचें तो तरंग में 3 चीज़ हम लोग को जानना आवश्यक है। पहला, जिसको कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का कई हिंदी है, तरंग दूरी, तरंग लंबाई, लेकिन अंग्रेजी में इसको वेव लेंथ ही कहते हैं। अब वेव लेंथ का सूचक क्या है? तो लैम्डा। वेव लेंथ का सूचक लैम्डा है। तो आइए देखते हैं कि ये तरंग दैर्ध्य यहाँ कहाँ है। तो यदि सिंपल तरंग के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि एक क्षैतिज तरंग इस प्रकार से चल रही है। तो इस प्रकार से चल रही है तो ये जो तरंग का सबसे ऊपरी हिस्सा है, टॉप है, इसको हिंदी में शीर्ष कहते हैं। तो इस सभी तरंगों का ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? शीर्ष है, ये शीर्ष है। और नीचे वाला को सबसे निचला पॉइंट बॉटम हुआ। बॉटम मतलब होता है गर्त, ये भी हो गया गर्त। तो 2 लगातार शीर्षों या 2 लगातार गर्तों के बीच की दूरी समान होती है और इसी को तरंग दैर्ध्य या तरंग दूरी या वेवलेंथ कहा जाता है। और ऐसे तो किसी भी तरंग के समान कला में स्थित 2 लगातार बिंदुओं के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, जिसको आगे चल के हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो आशा है बच्चों की तरंग दैर्ध्य आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि तरंग दैर्ध्य की माप करते हैं कैसे है। तो तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक तो मीटर है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। व्यवहारिक मात्रक जो है वो एंगस्ट्रम होता है और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर में भी मापा जाता है। तो 1 नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ एंगस्ट्रम लिखा होगा वहाँ 10⁻⁻10 मीटर होगी और जहाँ नैनो होगा 10⁻⁹ मीटर होगा। तो इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा दृश्य प्रकाश के बारे में हम लोग जान लें कि दृश्य प्रकाश में आगे चल के जो स्पेक्ट्रम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपको बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर यदि एक आपको समझाने के लिए एक स्पेक्ट्रम जैसा बना दें, तो देखिए श्वेत प्रकाश की जो किरण है एक प्रिज्म से होके जा रही है और ये इसका मूल पथ हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों में आप देख रहे हैं कि ये विभक्त हो रही है इस प्रकार से। और ये 7 रंग में विभक्त हो गया। सबसे नीचे वाला वायलेट होगा, सबसे ऊपर वाला रेड होगा, बीच में ये पीला होगा। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम होता है और इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो 4000 एंगस्ट्रम है और सबसे ऊपर वाला का जो है वो 7500 एंगस्ट्रम है। और सभी रंगों के किरणों का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। सभी के तरंग दैर्ध्यों को जोड़ के यदि 7 से भाग दे दें अर्थात औसत ले लें तो पीले रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, जिसका मान होता है 5893 एंगस्ट्रम। तो चूँकि ये सभी रंगों का जो है औसत तरंग दैर्ध्य है, इसीलिए पीले रंग के किरण को मध्यमान किरण भी कहा जाता है। मध्यमान किरण कहा जाता है। पीले रंग की किरण को
मध्यमान किरण भी कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य को आपने समझ लिया। अब तरंग दैर्घ्य के बाद जो है हम तरंग की आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं तरंग की आवृत्ति। तो तरंग की आवृत्ति, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये तरंग की आवृत्ति। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से तरंगें आगे की ओर बढ़ रही है और इसका ये आपका जो है ये मूल अक्ष हुआ, ठीक। तो मान लीजिए ये तरंग इस प्रकार से बाएं से दाएं बढ़ रही है और माध्यम के किसी खास बिंदु को वो अब पार करेगी। तो अब इसी के अनुसार से इस आवृत्ति की परिभाषा दी जाती है। माध्यम के किसी खास बिंदु को तरंग के शीर्ष या गर्त द्वारा प्रति सेकंड जितनी संख्या में पार कर ली जाए वो तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो आप समझ चुके होंगे आवृत्ति। और आवृत्ति का जो सूचक है वो या तो n है या न्यू, या कभी कभी छोटी f के द्वारा भी इसे सूचित किया जाता है। अब हम लोग जाने कि इसका SI मात्रक क्या होता है आवृत्ति का। तो SI मात्रक इसका होता है हर्ट्ज। तो इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखते हम लोग केवल HZ इसके लिए शॉर्ट में लिखते हैं। तो अब आवृत्ति के मात्रक को भी आपने जान लिया है। तो आशा है आवृत्ति भी आप समझ चुके होंगे कि क्या है। तो यहाँ देखिए, तरंगें जितनी सूक्ष्म होगी उसकी आवृत्ति भी उतनी अधिक होगी। तो सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य तो छोटा होता है लेकिन आवृत्ति ज़्यादा बड़ा होता है। अब आगे हम लोग जानना चाहते हैं कि तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य, तरंग की चाल को यदि c मान लें, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा मान लें, तथा आवृत्ति को आप चाहिए तो न्यू भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं। आवृत्ति को न्यू भी मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं। इतना में संबंध, अभी संबंध क्या है बच्चों? बचपन से आप जान रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक ना। तो यहाँ पर चाल लिख लेते हैं और दूरी माने कौन चीज? तरंग दूरी, ठीक। गुना 1 बटे समय। तो इतना तो आपको जानकारी जरूर होगा कि 1 बटे समय आवृत्ति के बराबर होता है। अतः चाल का मतलब c है, तरंग दैर्घ्य का मतलब लैम्डा है, आवृत्ति का मतलब न्यू है। तो सूत्र हो गया क्या? c बराबर न्यू लैम्डा, ठीक। तो कभी कभी आपको ये भी लिखा मिल जाए बच्चों कि c बराबर n लैम्डा, तो समझिएगा कि एक ही सूत्र है जहाँ आवृत्ति न्यू के जगह n का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको बता दें कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका एक पद ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है, वो है आवृत्ति। बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कई बार इस चीज़ को पूछ चुका है। तो ये आवृत्ति जो आप देख रहे हैं न्यू, ये एक कांस्टेंट राशि है। तो फिर से सुन लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आवृत्ति न्यू बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब ऐसी स्थिति में c समानुपाती क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकाश किरण या जिस प्रकाश तरंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा किसी माध्यम में, उसका चाल भी ज़्यादा होगा। तो अभी अभी आपने देखा था कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगी तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी माध्यम में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से उसकी चाल भी ज़्यादा होती है। तो लाल रंग का चाल ज़्यादा होगा
और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य माध्यम में चूँकि कम होती है, इसीलिए बैंगनी रंग की चाल भी वो कम होगी। तो इस प्रकार से ये सूत्र याद रखिएगा बच्चों, C समानुपाती लैम्ब्डा। तो ये बेसिक जानकारी थी जो इस चैप्टर के लिए आवश्यक था। अब आगे से हम लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद।